संख्याएं, यानी संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाएंगी। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डॉट डॉट, ये जहां तक चला जाए प्राकृतिक संख्या। अब उसके बाद आता है क्या? वास्तविक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होंगे और अनंत तक जाएंगे, ठीक, यानी 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर उसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक। और इसमें पूर्ण संख्या में पूछते हैं कि सबसे छोटी, ठीक, सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे पहली या सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 1 है, सॉरी 0, 0, सबसे छोटी भी है और पहली संख्या भी है। पूर्ण संख्याओं में पहली पूर्ण संख्या कौन है? 0, और छोटी भी है। और 0 का देखिए 0 का है सम संख्या है कि विषम संख्या है कि क्या है, कि प्राकृतिक संख्या है? तो 0 जो है, 0 ये सम संख्या कि विषम संख्या है, विषम संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन रहेगा कि अर्थों की 0 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या है। तो ये देखो प्राकृतिक संख्या तो होगी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। कहां से? 1 से। और विषम संख्या तो है नहीं, क्या विषम संख्या नहीं है। विषम संख्या का मतलब क्या होता है? कि जिसमें 2 का भाग न जाए, यानी जिसको 2 से डिवाइड करे तो वो 2। चलो जी देखो अब ध्यान से, पूर्णांक संख्या है मतलब इंटीजर्स नंबर, ठीक। इंटीजर का होते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी समुचित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल आई से, कैपिटल आई, आई फॉर इंटीजर से मतलब होता है। अब ये जो होता है ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ऋणात्मक यानी जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये डाटा इधर माइनस की तरफ इनफाइनाइट तक आ सकते हैं। फिर इसके बाद इधर आ जाओ 0, 1, 2, 3, 4, ये डाटा इधर प्लस इनफाइनाइट तक चले जा सकते हो। ये सब क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स ये क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का आएगा तो इधर वाले जो नंबर है ये सब कहेंगे धन पूर्णांक। कैसे है? धन पूर्णांक। और इस साइड का जो है नंबर वो का है? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक यानी कोई भी संख्या अगर माइनस में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। और कोई भी संख्या धन में रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। और पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहे तो वो सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, यानी पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसमें कोई भी संख्या हो, दशमलव में ना हो, कौड़ी में ना हो, ठीक। कौड़ी में भी है तो उसका वर्गमूल अगर निकाल ले रहे हैं तो वो पूर्ण नंबर आना चाहिए, दशमलव में ना आना चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे इसमें ये सब जितने नंबर है ये सब कहाँ है? पूर्ण है, कहीं दशमलव में नहीं लिखे हैं। जैसे ये लिख दें यहाँ पर 1/2 या 1/3, ये सब कहाँ है? इंटीजर से नहीं है, ठीक। ये सब इंटीजर से नहीं है क्योंकि इन सब का मान निकालेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। जैसे इसका मान आ जाएगा कितना? 0.5, इसका मान आएगा 0.333, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा
सम संख्याएं और विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं, भाज्य और परिमेय संख्या। सम संख्या मतलब वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो। किससे? दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, और दो से जो विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी यहाँ पर लिख देते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो। दो से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब देखो सम संख्या में क्या आएगा जी? 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 8 ऐसे डॉट ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, ये सब का है सम संख्या है। इन सब में दो का डिवाइड करेंगे तो सब का सब 2 से डिवाइड होंगे। और विषम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चले जा सकते हैं। ठीक, ये सब क्या है? विषम संख्या। क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर लेकर आएगा, यानी शेषफल लेकर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी? अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम यानी वे संख्या जो स्वयं से डिविजिबल हो, यानी स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से न विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे क्या हो गया जी? 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17, 19 ऐसे डॉट डॉट इधर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यानी जो क्या हो, बस स्वयं से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जी 2। एग्जाम में ज्यादातर ये पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 कैसे संख्या है। तो 0 कैसे संख्या है जी? पूर्ण संख्या है। कैसे? पूर्ण संख्या, होल नंबर है। ठीक, अगर पूर्ण संख्या का ऑप्शन ना दिया रहेगा, उसके जगह पर सम संख्या दिया रहेगा तो सम संख्या भी है। 0 का है, सम संख्या भी है। ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो ये धनात्मक है। ठीक, क्योंकि माइनस में सॉरी 0 में अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो ये कैसी है? धन संख्या है। ठीक, तो धन संख्या है। तो हमको ज्यादातर का पूछता है कि 0 कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है या होल नंबर है। ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो उसके जगह पर सम रहेगा, तो सम संख्या भी है। पूर्णांक भी है। पूर्णांक तो यही ना है, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, धन इंटीजर्स और ऋण इंटीजर्स। धन पूर्णांक हो गया और ऋण पूर्णांक इधर होगा। अब इसके बाद आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वयुग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी महत्तम समापवर्तक जो हो 1 आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 और 3 का मस यानी HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सब क्या है? अभाज्य सअभाज्य संख्या। 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ये सब भी क्या है? सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इन सब का मसा निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 1 आएगा, सअभाज्य। अब इसके बाद क्या आता है जी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब वो कुछ चीजें भी हो, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। माइनस में भी आ सकता है, -2, -3/5, -6/8, ये सब परिमेय संख्या है। अब डिविजिबल हो या ना हो, बस सिर्फ P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी अंश और हर में कोई भी संख्या अगर लिख दे रहे हैं तो परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर।
उसको नहीं लिख पा रहे हैं पी बाई क्यू के रूप में, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, इन सब का मान निकालेंगे तो दशमलव के बाद भी संख्याएं आती रहेगी। ठीक, तो ये सब का हो गया अपरिमेय संख्या है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। पूछ कि पाई कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो होता है कितना जी? 3.147, फिर भी आगे तक संख्याएं आती रहती हैं। ठीक, क्योंकि ये संख्या कोई कहीं पर समाप्त ही नहीं होगी, तब परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर कहीं पर समाप्त हो जाएगी तो परिमेय संख्या होगी। जैसे में 4 पॉइंट कितना है? 3.147892456 ये पूछ देखिए कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। क्या है? क्योंकि उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, लेकिन 31478924567 अपन में क्या करें? देखो दशमलव कितना पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट पर है, तो यहाँ पर 1 के आगे 10 जीरो लगा दें। 3 6 9 10 इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। बट यही रहेगी 3.1478924567928 और ऐसे डट रहे, तो ये समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संख्याएं अभी भी आती जारी है, आगे तक और आएंगे संख्याएं, समाप्त ही नहीं हो रहा है, तो इस रूप में हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ए का है परिमेय संख्या। जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख दें वो परिमेय संख्या होगा, और जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में न लिखें वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं कि रियल नंबर्स, रियल नंबर्स वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका जो सेट रहेगा उसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। उसमें परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, जो भी इच्छा हो। यानी कड़ी में 5 हो गया, 1/4 हो गया, 3/7 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, पाई हो गए, ये सब वास्तविक संख्या। -1 0 5 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। जो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय भी संख्या हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बट काल्पनिक संख्या बता दे रहे हैं कैसा होता है। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। जैसे काल्पनिक संख्या को लिख सकते हैं कड़ी में -3, कड़ी में -2, कड़ी में -4 क्या -5, इस तरह का जो नंबर रहेगा ये सब क्या होंगे? काल्पनिक संख्या। और कड़ी में जो -1 होता है, कड़ी में -1 को हम लिखते हैं आई, या इसे कहते हैं आयोटा। हाँ, आई को कहते हैं आयोटा। कड़ी में -1 का वैल्यू जो होता है आई। तो ये जो कड़ी में -3 जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? 3i, हाँ, √3i, इस तरह से √3i। ये हो गए काल्पनिक संख्या। अब इसमें सवाल कुछ दे रहे हैं, उसी को बताना है, ठीक, तुम लोग को, कि किस तरह से इस संख्याओं से जुड़े हुए। और इसमें सरलीकरण भी आता है, ठीक। और विभाज्यता का नियम सबको पता है। विभाज्यता का नियम की कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य होंगी, 4 से विभाज्य होंगी, 5 से विभाज्य होंगी, ठीक।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ, यानी विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे दो से विभाज्य होने वाली संख्या, दो से विभाज्य होने वाली संख्या। अब दो से विभाज्य होने वाली संख्या कौन होती है जी? वे संख्या है जिसका इकाई का अंक का सम संख्या हो। इकाई का अंक क्या हो जी? वे संख्या है जिसके इकाई का अंक सम संख्या हो। सम संख्या हो। सम संख्या मतलब यानी 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, यही। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से डिविजिबल होगा। और 4 से डिविजिबल होने के लिए जी 4 से विभाज्य होने के लिए, 4 से विभाज्य होने के लिए। अब 4 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी दो अंक, किसी भी संख्या का आखिरी दो अंक, किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का आखिरी दो अंक 4 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या का होगी, 4 से विभाज्य होगी। और 8 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक या अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होने चाहिए। अब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे हम इन तीनों का एग्जांपल ले, यहाँ पर कुछ नंबर दें 2, 4, 6, 8, 5, 4, पहला, दूसरा 9, 3, 4, 8, 4, यहाँ पर डेट कर दे रहे हैं। तीसरा 6, 2, 5, 8, 4, 8। अब ये हमारे पास नंबर है, इसको चेक करना है कि ये सब कौन कौन सी संख्या से विभाजित। देखो पहले यहाँ पर सबका इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। ये सबका है सम संख्या है। कैसे संख्या है? सम संख्या है, तो ये सब के सब किसी 2 से विभाज्य होंगे, यानी ये सब 2 के 2 से विभाज्य होंगे। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है कि 4 से भी विभाज्य है, तो ये आखिरी 2 अंक देखेंगे, ठीक, यानी ये संख्या जो है वो 2 से विभाज्य है और 2 से ये भी विभाज्य है, क्योंकि आखिरी का अंक जो है वो क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या तो 2 से विभाज्य होगा। अब 4 से हमको चेक करना है कि 4 से विभाज्य होंगे या नहीं होंगे, तो इसको चेक करेंगे। ये 4 से विभाज्य है? नहीं, ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरा अंक 4 से नहीं विभाजित होगा। 4 का हम डिवाइड करके देख भी सकते हैं, 4 से नहीं डिविजिबल होगा। ये वाला चेक करें, ये 4 से विभाजित होगा? हाँ, ये 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी कर देगा 48 4 से, 12 चौका 48 होता है, यानी ये 4 से विभाज्य है। इसको चेक करो, 12 चौका 48, ये भी 4 से विभाज्य है। अब हमको चेक करना कि 8 से ये सब संख्याएं विभाज्य हैं या नहीं है, ठीक, 8 से विभाज्य है या नहीं। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए जी? आखिरी का 3 अंक, ये आखिरी 3 अंक या अंतिम 3 अंक ले ली। अब इसको चेक करना कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 8 कम 8, अब यहाँ पर 0 बच जाएगा और 8 के टेबल में 54 आता है, 8 बच्चा 48, 56 आता है, ये नहीं आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं है, बस सिर्फ ये नंबर जो है वो 2 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य नहीं, 8 से विभाज्य नहीं है, बस किससे विभाज्य है? 2 से। इसको चेक करो, ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसको 8 से डिवाइड करें, 8 चौका 32 हो गया, बचा 2,
तो 8 3 24 होता है, ये कटेगा ही नहीं, यानी ये भी 8 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट उसको चेक करें हम, 8 से विभाजित है कि नहीं। 8 कमा 0, 8 छक्का 48, ये 8 से विभाजित है। यानी तीसरा वाला जो नंबर है वो 2 से भी विभाजित है, 4 से भी और 8 से भी। और बाकी ये पहला वाला जो है केवल 2 से विभाजित है, और दूसरा जो है 2 से और 4 से विभाजित है, बाकी किसी से नहीं। अब उसके बाद आता है 3 से विभाज्य होने के लिए। 3 से विभाज्य होने के लिए, अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसके अंकों का योग जो है अगर 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 9 5 6 3। अभी ये इसको चेक करना कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखो ये जितने 9 है ये तरफ कर लो, 6 3 9 हो गया, 9 इधर हो गया और 5 4 9, यानी ये सब जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 3 से कटता है तो ये 3 से कटेगी। दूसरा नंबर हम ले लें यहाँ पर 6 9 4 6 4 3 8 4 3। अब इसको चेक करना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 6 3 9 यहाँ पर हो गया, इसको हटा लो, 4 4 8 8 और 16 16 3 19 19 हो गया। 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 2 3 से कटेगा ही नहीं। ये देखो 6 3 9 हो गई, यानी ये 3 से कटेगा, इसको एक तरफ कर लो, ये जोड़े 4 4 8 हो गया, 8 और 16 16 3 19 हो गया। 19 3 से नहीं करता है। ठीक, और वैसे भी तुमको दिख रहा है कि 19 डबल डिजिट का नंबर है, तो इसको सिंगल डिजिट कर लो, 1 + 9 ये हो जाएगा 10। ठीक, 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से नंबर नहीं कटेगा, बाकी ये कटेगा। और 5 से विभाज्य होने के लिए जी, 5 से विभाज्य होने के लिए, विभाज्य होने के लिए 5 से विभाज्य होने के लिए दी गई संख्या का इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक कितना हो जी, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 रहेगा तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 4 9 8 3 4 5 पहला। दूसरा 8 3 4 9 6 3 6 0। तीसरा 3 4 9 1 2। देखो यहाँ पर इसका इकाई का अंक देखेंगे तो 5 है, और यहाँ पर इकाई का अंक 0 है जी, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। और यह संख्या जी 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है, और यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे तो 2 है, और 2 है, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, और 6 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या दी गई है, 6 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए जी, 6 से अगर विभाज्य होना है तो वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी विभाजित होनी चाहिए। किसे, 3 से और 2 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो यानी 6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इकाई का अंक सम संख्या चाहिए। कैसी, सम संख्या चाहिए, तब तो 2 से विभाजित होगा। तो 6 से विभाजित होने के लिए पहला कंडीशन इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि वो संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाकर वो 6 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट आता है 9 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 9 से कौन सी विभाज्य होती है संख्या जी, वे संख्या है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो ये देखो 5 9 हो गया, 9 यहाँ पर है और 6 3 9 यहाँ पर, यानी
9 3 27, 27 हो गया। 27 को 9 से काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, ठीक। तो यानी ये संख्या 9 से विभाजित होगी, और ये संख्या जी जोड़ने पर कुछ और आ रहा था, तो ये पूरा संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब चलो एक्सरसाइज में आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इधर किसी को नोट नहीं करना है।